हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं डिफ़िकल्ट, उनको सोल्व करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हम बहुचयनात्मक प्रश्न लेते हैं। तो चैप्टर 4 का जो बहुचयनात्मक प्रश्न है वो मैं कुछ जो हार्ड है उनको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम क्वेश्चन लेते हैं बहुचयनात्मक का सेकंड क्वेश्चन। बहुचयनात्मक का सेकंड क्वेश्चन जो है पेज नंबर 90 पर है। 90 क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? देखिए, आपको जो है एक संधारित्रों का संयोजन दिया गया है और वो संयोजन क्या है? ये है एक संधारित्र, फिर ये एक संधारित्र और यहां भी ये संधारित्र जुड़ा हुआ है। इस तरह का ये एक परिपथ है। तो आपको कहा गया है कि ए व बी के बीच, जो यहां पर हम टर्मिनल ले रहे हैं ए व बी के मध्य धारिता याद करनी है। ये जो संधारित्र दे रखे हैं इनकी जो धारिताएं हैं वो 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। और निचले वाला जो है वो आपके पास 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, ये जो है वो संधारित्र दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए इसकी तुल्य धारिता कि इन सब की बजाय हम एक ही संधारित्र लगाएं तो वो कितने जो है माइक्रोफैरड का होगा। तो इसके लिए अब आप देखेंगे कि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं और ये दोनों जो है वो ये भी दोनों श्रेणी क्रम में हैं, लेकिन इनका श्रेणी क्रम और इनका श्रेणी क्रम किस में हो जाएगा? समांतर क्रम में हो जाएगा। तो पहले इन दोनों की जगह एक ही लगा लें, ठीक है, और इन दोनों की जगह भी एक ही लगा लें। तो फिर किस तरीके से होगा? जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, तो ध्यान देने की बात है, जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तब तुल्य धारिता हम 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरीके से फॉर्मूले से लेते हैं। और जब हम लघुत्तम लेते हैं तो C1 C2, तो C1 प्लस C2 ये 1/CS आता है और CS बराबर C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 लिख देते हैं। तो फिर मैं ये कहूं कि तुल्य निकालना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख लेंगे, दोनों की गुणा बटे में दोनों का जोड़। तो मैं इस फार्मूले का उपयोग करूंगा, ठीक है। तो आइए हम इन दोनों का तुल्य निकालते हैं। कौन से फॉर्मूले से? दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़। तो पहले तो तुल्य परिपथ बनाएं। तो ये आपके पास में जो आया दोनों का रिजल्ट, और फिर यहां आपके पास में फिर इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का भी रिजल्ट, ठीक है। तो वो कितने कितने फैरेड के लगेंगे उसे हम यहां देख रहे हैं। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो इन दोनों की तुल्य निकालोगी तो फिर कैसे आएगी? देखना यहां से 3 गुणा 6 बटे में 3 प्लस 6, इन दोनों की गुणा कर ली बटे में दोनों का जोड़। तो 6 × 18, 18 अपॉन बटे में 9, 9 दूनी 18। तो ये 2 माइक्रोफैरड का हो गया ये। तो फिर नीचे वाला कितने का होगा? देखना 4 गुणा 4 बटे में 4 प्लस 4, 16 बटे में 8, ये आपके पास में 8 दूनी 16, ये 2 माइक्रोफैरड का हो गया, 2 माइक्रोफैरड। तो फिर ये संधारित्र भी कितने का? 2 माइक्रोफैरड का, और ये भी कितने का आया? 2 माइक्रोफैरड का। तो इसके जो तुल्य परिपथ बना वो ये बना। लेकिन ये जो 2-2 माइक्रोफैरड के हैं संधारित्र, ये किस में आ गई? ये समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जो है तुल्य कैसे होता है? वो सीधा ही जोड़ होता है। तो फिर मैं इसके तुल्य बनाऊं तो फिर इन दोनों का तुल्य बनाएंगे तो ये अकेला ही आएगा, ठीक है। और ये टर्मिनल हो गया ए और ये हो गया बी। और कैसे निकालें तुल्य? 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड इक्वल 4 माइक्रोफैरड। तो ये आपके पास में जो है वो रिजल्टेंट जो है कैपेसिटेंस आ गई, या तुल्य इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आ गई।
तो एक बार फिर से देखो, इन दोनों को हमने श्रेणी में लिया, श्रेणी का रिजल्ट कितना है 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों की जगह 1 लगा दिया, इन दोनों को श्रेणी क्रम में थे इनका भी 1 लगाया, इनका जो है रिजल्टेंट कितना आया 2 माइक्रोफैरड। तो फिर ये भी कितने का 2 माइक्रोफैरड का, ये भी 2 माइक्रोफैरड का, ये दोनों किसमें, ये दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में रिजल्ट क्या होता है C1 प्लस C2, तो इनको ऐड कर दिया तो ये आपके पास 4 माइक्रोफैरड आ गया। अर्थात ये जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन ब जो है वो सही होगा। तो 4 माइक्रोफैरड का जो है ये आपके पास में संधारित्र हो गया तुल्य। ये हुआ आपके पास बहुचयनात्मक का दूसरा प्रश्न। अब आते हैं हम बहुचयनात्मक के एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, वो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बहुचयनात्मक का प्रश्न चौथा क्या है, देखिए यहां भी आपको एक जो है विद्युत परिपथ दिया गया है संधारित्रों का, और उसमें तुल्य जो है वो धारिता पूछी गई है। तो फिर ये एक परिपथ है जिसमें संधारित्र लगे हुए हैं इस तरीके से, ये टर्मिनल आपके पास में A है, और यहां से जो है एक संधारित्र इस तरीके से लगा हुआ है, और ये जो भी संधारित्र दर्शाए गए हैं इनकी सबकी धारिता 5-5 माइक्रोफैरड है। कितनी कितनी 5-5 माइक्रोफैरड है। ये आपके पास में पॉइंट बी है। हमें चाहिए कि इन सभी, इसकी भी 5 माइक्रोफैरड, ये जो भी संधारित्र लगे हुए हैं सभी समान धारिता के हैं, और आपको ए और बी के बीच में जो है वो तुल्य धारिता निकालनी है, कि इन सब की जगह हम एक ही लगा लें, इतने संधारित्र लगा करके एक ही कैपेसिटर हम लगा लें। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि इस परिपथ को हम कुछ, ये पॉइंट में पी मान लेता हूं, इस पॉइंट को हम इस तरीके से रियलाइज, इस सर्किट को हम ऐसे रियलाइज कर सकते हैं, इसके मैं तुल्य बना रहा हूं, कैसे, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, और ये वो 5-5 माइक्रोफैरड की ये संधारित्र हो गए। ठीक है, अब ये आपके पास में पी पॉइंट है। अब इसको आप रियलाइज कीजिए, ये वाला संधारित्र ये रहा, ये वाला संधारित्र ये रहा, ये वाला संधारित्र ये रहा, ये वाला संधारित्र यहां है, और ये वाला संधारित्र यहां है। लेकिन ये जो हमारे पास में व्यवस्था बनेगी, इस व्यवस्था को हम व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ कहते हैं, कि जब एक चतुर्भुज की भुजाओं में कुछ युक्तियां लगी हुई हो, और एक युक्ति जो है उसके विकर्ण के अनुदिश ये जो हो, तो ये व्हीटस्टोन परिपथ बनता है। इसके अंदर ये जो संधारित्र है ये समान विभव वाले बिंदुओं के मध्य स्थित है। ये समान विभव वाले बिंदुओं के मध्य स्थित होने की वजह से ये युक्ति इनएक्टिव रहेगी, कोई कार्य नहीं करेगी। तो फिर हम ये कहेंगे ये इसका कोई रोल नहीं है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूं,
इस परिपथ को हम ऐसे रियलाइज कर सकते हैं, ऐसे महसूस कर सकते हैं। इस परिपथ को इतने इतने को हम व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ कहते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ के अंदर जो विकर्ण के अनुदिश जो युक्ति लगी हुई है, और यदि ये हमारे पास में इनके अनुपात सेम हो तो फिर ये जो है आपके पास में कोई रोल अदा नहीं करेगी। ये समान विभव के बिंदु होते हैं और ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपके 6th वाले लेसन में आएगा। उस स्थिति में हम इस कंपोनेंट को छोड़ सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो फिर ये व्हीटस्टोन होने की वजह से मैं इसको यहां से इनएक्टिव कर दूं। ठीक है, ये समान विभव के बिंदुओं के मध्य है, तो ये परिपथ जो है वो कोई रोल नहीं करेगा। तो फिर यहां आपके पास में तुल्य परिपथ क्या होगा? तो देखिए तुल्य परिपथ किस तरीके से आएगा। तो फिर ये यहां से हटा दें तो ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गए, तो इन दोनों को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये 5 माइक्रोफैरड, फिर ये दूसरे वाला है, ये भी 5 माइक्रोफैरड। तो ऐसे ही नीचे की तरफ भी कितने का 5 माइक्रोफैरड, और ये भी 5 माइक्रोफैरड। ये दोनों कॉमन, ये पॉइंट बी, तो ए और बी, ए और पी, और बच गया आपके पास में ये आगे वाला। तो फिर ये इस तरीके से हम इसको, ये पॉइंट पी था और ये संधारित्र आपके पास आगे वाला, और ये बी पॉइंट, ये 5 माइक्रोफैरड। तो देखिए मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया है व्हीटस्टोन सेतु बनने के कारण या समान विभव होने के कारण हम इसको छोड़ सकते हैं। तो अब यहां आप देखेंगे कि इसका तो तुल्य ये बना, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में आ गए, लेकिन इनका जो रिजल्ट आएगा वो समांतर क्रम में। तो पहले हम इसके इक्विवेलेंट, तो पहले हम यहाँ आए थे, इसके बाद में यहाँ पर हमने ये इक्विवेलेंट बनाया। अब मैं इसका इक्विवेलेंट यहां बना रहा हूं, फिर ध्यान देना यहां से ये हमारे पास में दोनों श्रेणी में है, तो इन दोनों की जगह एक ही लगा दें। ये दोनों श्रेणी में है तो इन दोनों की जगह एक ही लगा दें, और ये हमारे पास 5 माइक्रो का रह जाएगा, ये P, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट कितना आएगा? तो ये आएगा 5 गुणा 5 बटे में 5 प्लस 5, कितना हो गया 25 बटे में 10, 2.5 माइक्रोफैरड। ये भी उतने उतने गए थे, तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 और बटे में 5 प्लस 5 बराबर, ये भी कितने हो गए 2.5 माइक्रोफैरड। अब आप यह देखोगे कि ये दोनों 2.5 और 2.5 के हैं, ये किस में हो गए? ये समांतर क्रम में हो गए, और समांतर क्रम में तो सीधे ही जुड़ते हैं। तो फिर मैं क्या लिखूं? इनका तुल्य ए और बी के बीच, ये मैं एक ही लिख दूंगा, ए और बी। और रिजल्ट कितना आया? ये 2.5 था, ये 2.5 था, इन दोनों को ऐड कर दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या हम कहें तुल्य धारिता 2.5 प्लस 2.5, ठीक है, ये बराबर हो गई 5 माइक्रोफैरड। लेकिन यहां एक बात गड़बड़ और हम कर रहे हैं, वो क्या? ये ऐसे नहीं आएगा, देखिएगा यहां आपके पास में, चलो ये 2.5 आ गए, लेकिन ये एक संधारित्र तो रह ही गया था ना आपका, कौन सा? ये वाला। तो फिर मैं इसको यहां और लिख देता हूं, ये 5 माइक्रोफैरड। ठीक, अब ये 2.5 और 2.5 ये दोनों तो पैरेलल में है, तो इन दोनों का रिजल्ट, तो हम इसके तुल्य बना रहे हैं, 2.5 प्लस 2.5 इक्वल, ये तो कितना होगा 5 माइक्रोफैरड। और रही बात आगे वाले की, तो ये कितने का था? ये भी 5 माइक्रोफैरड का था, तो ये था 5 माइक्रोफैरड। ठीक, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब आप देखो, ये 5 माइक्रोफैरड और ये दोनों 5-5 माइक्रोफैरड के, ये दोनों श्रेणी में आ गए, और श्रेणी में आ गए तो श्रेणी का रिजल्ट होता है दोनों की गुणा बटे में दोनों का जोड़। तो फिर मैं इसके तुल्य बनाऊं और मैं एक ही लिखूं, तो क्या लिखूंगा? देखो ये 5 माइक्रोफैरड ये वाला, और ये भी 5 माइक्रोफैरड, तो 5 गुणा में 5 बटे में 5 प्लस 5 बराबर
ये 25/10 बराबर 2.5 माइक्रोफैरड। तो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगी, तुल्य आएगी, वो हम 2.5 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हो कि हमने किस तरीके से जो है वो यहां पर इस परिपथ में जो है इक्विवेलेंट या तुल्य निकाला है। ठीक है, तो फिर एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये जो परिपथ था इसको व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में आप लाए। व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में यदि संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो जाता है युक्तियों के लिए, तो फिर ये जो विकर्ण की अनुदिश है इसका कोई रोल नहीं होता। तो फिर इन दोनों को तो रख लेंगे, रख लिया, इन दोनों को भी रख लेंगे, रख लिया, बीच वाले को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन ये दोनों किसमें है? श्रेणी में। श्रेणी का रिजल्ट कितना आया? 5। नीचे वाले भी श्रेणी में है तो इसका रिजल्ट भी कितना आया आपके पास में जो है 2.5। इसका रिजल्ट भी कितना है? 2.5। अब ये जो है वो 5 का यथावत रहेगा, लेकिन अब ये 2.5 के जो आए हमारे पास में दो, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों समांतर में थे और समांतर में जो है जुड़ करके 2.5 और 2.5 कितने बन गए? 5। ये 5 ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन ये वाला और ये वाला संधारित्र फिर श्रेणी में आ गई, तो फिर 5-5 के ही दोनों हैं, तो दोनों का श्रेणी क्रम में रिजल्ट निकालेंगे तो C1 C2 बटेंगे C1 प्लस C2, तो ये हमारे पास में 2.5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। और इस तरीके से ये आंसर जो है वो आपके पास में बैका होगा। तो ये हो गया आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अगले वाले बहुचयनात्मक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम है 6 वाली। सिक्स अपॉन में ये भी जो है वो 90 पर ही है, पेज नंबर 90। इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपको जो है एक संधारित्र दिया गया है जिसके आधे भाग में पैरा विद्युत पदार्थ एप्सिलॉन भरा हुआ है और प्रारंभिक धारिता उसकी C है, तो नई धारिता क्या होगी? ठीक है, तो ये हमारे पास में कोई एक संधारित्र है और इस संधारित्र की प्लेटों के आधे भाग में, ये आधे भाग में ये हमारे पास में एप्सिलॉन R भर दिया गया, ये पदार्थ एप्सिलॉन R। ठीक है, अब इसमें पूछिए कि इसकी जो धारिता है वो धारिता क्या होगी, मतलब इस लाइन के संगत, ये हम ये कहें कि A और B के संगत। ठीक, और प्रारंभिक धारिता हमारे पास में C। यदि मैं इस फिगर को इस तरीके से रोटेट कर लूं तो क्या ये इसके तुल्य ये ऐसे नहीं बन सकती क्या? देखिए, ये आधा भाग मैंने एप्सिलॉन R का कर दिया ये, और बाकी आधा भाग जो खाली था वो कर दिया। ठीक, और ये मैंने वो टर्मिनल निकाल दिए A व B वाले, तो ये A और ये B। ठीक, तो प्रारंभिक धारिता C दे रखी है, मैंने इसको रोटेट करके इस पार्ट को ऊपर कर दिया, इस पार्ट को मैंने नीचे कर दिया। आधे भाग में पैरावैद्युत पदार्थ एप्सिलॉन R भरा हुआ है। यहाँ प्लेट एरिया जो कंप्लीट था वो A था, अब यहाँ A/2 रह गया। यहाँ प्लेट एरिया A था कंप्लीट, और लेकिन यहाँ क्या रह गया? A/2। यहाँ डिस्टेंस जो थी प्लेटों के बीच की वो D थी, लेकिन यहाँ जो प्लेटों की डिस्टेंस है वो तो D ही रहेगी। यहाँ भी प्लेट एरिया कितना हो जाएगा? A/2। और आपके पास में दो संधारित्र बन गई, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला जिसकी धारिता मैं मान लेता हूं C1 और इसकी धारिता मैं मान लेता हूं C2। ठीक है, तो फिर एक बात है कि C1 कैसे निकालें? तो C1 निकालेंगे
तो C1 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D समांतर प्लेट की, और यदि पैराविद्युत पदार्थ भरा हो तो एप्सिलॉन नॉट से और गुणा हो जाता है। तो C1 निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/2, लेकिन A/2 और डिस्टेंस कितनी है D, तो फिर A/2 या इंटू A/2 और ये इंटू D। तो फिर यहां लिखें हम धारिता, ये C2 कितनी हो जाएगी, ये C2 हो जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन में D इंटू में 2। ठीक है, डिस्टेंस तो वही यहां भी कितनी रही, D ही रही। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक धारिता जब हम इसमें कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है, तो फिर यहां आपके पास में प्रारंभिक धारिता जब पैरावैद्युत पदार्थ नहीं रखते हैं तो C इक्वल उस केस में लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, क्योंकि एरिया A डिस्टेंस D और पैरावैद्युत पदार्थ था नहीं, ये प्रारंभिक धारिता, और ये रखने के बाद में दो संधारित्र बन गए। लेकिन अब एक बात है, ये दोनों संधारित्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि ये किसमें कौन से क्रम में हो, ये दोनों जो हैं वो समांतर क्रम में हो। तो फिर इसके इक्विवेलेंट हम बनाना चाहें तो ये इसके इक्विवेलेंट में यहां बना रहा हूं, तो ये व्यवस्था आपके पास में ऐसी चली गई कि एक संधारित्र तो ये ऊपर और एक संधारित्र C1 और ये C2 का नीचे। तो फिर ऐसी स्थिति में हम A व B के बीच में तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करें, C1 और ये C2। C1 की वैल्यू हमने निकाल ली, C2 की निकाल ली, लेकिन कौन से क्रम में है, दोनों समांतर क्रम में है। तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/2D, तो यह 2D लिख देता हूं मैं, D2 या 2D, और प्लस में C2 की वैल्यू क्या लिखूं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल, तो यहां आपके पास में कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A/D जो है वो कॉमन आ गया, या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में जो हम D कॉमन ले लें, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D या 2D, तो फिर रह क्या गया, रह गया एप्सिलॉन R प्लस में 1। ठीक है, ये एप्सिलॉन R प्लस में और 1 रह गया। अब यहां हम ये देखें कि ये मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लूं, ये इक्वेशन नंबर मैं सेकंड ले लूं, ये मैं थर्ड ले लूं, तो फिर यहां आपके पास में ये इक्वेशन कौन सी आ गई, फोर्थ आ गई, तो पहली दूसरी और तीसरी से। तो अब यहां से ये रिजल्ट तो हमारे पास में कौन कौन सी से आई, ये नंबर थर्ड, तो 2 3 4 से, 2 3 व 4 से, 2 3 व 4 से, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। और ये नंबर आ गई 5, और अब 1 व 5 से इसकी जगह हम C रख दें, तो C इक्विवेलेंट इक्वल C/2 एप्सिलॉन R और प्लस में 1। ये आपके पास में समीकरण नंबर बन गई 6, और यही आपको निकालना था। तो इस तरीके से ये आपका जो है वो ऑप्शन सही होगा, C/2 1 प्लस एप्सिलॉन R। ठीक है, तो ये आप मैच करवा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये हमारे पास एक संधारित्र था, जब इसमें कुछ नहीं रख रहे थे तब प्लेट क्षेत्रफल A और जो डिस्टेंस D थी, तो प्रारंभिक धारिता को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आधे भाग में एप्सिलॉन R रख देने से, इसको ऐसे घुमा देने से, इस भाग को काट करके ऊपर कर देने से, बाकी को नीचे कर देने से ये दो संधारित्र आपको बनते हुए नजर आएंगे। इसलिए ऊपर वाले की धारिता हम ऐसे लिखेंगे, नीचे वाले की धारिता ऐसे लिखेंगे। दोनों जो संधारित्र हैं वो कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, इसलिए इनका अजम्पशन ऐसे किया जाएगा। और समांतर क्रम के अंदर तुल्य धारिता होती है ये, इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, C1 और C2 को ऐड कर दिया जाएगा। ऐड कर देने से, कॉमन लेने से ये जो चीज आएगी इसको प्रारंभिक धारिता के साथ जोड़ना है, तो फिर इसकी जगह हम C लिख देंगे, तो C और बटे 2 ऐसे कैसे, ये चीज हो गई। तो फिर प्रारंभिक धारिता की तुलना में कितनी धारिता हो जाएगी जब हम ऐसा काम कर दें, ये समीकरण नंबर 6 में आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप इसको। और हम एक
इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में अगले वाला जो बहुचयनात्मक प्रश्न है वो प्रश्न है आपके पास में 7वां। समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें परस्पर मिलकर, तो पारे की बूंदों की संख्या, क्वेश्चन नंबर है 7/90। तो फिर पारे की बूंदों की संख्या, पारे की बूंदों की संख्या ये हमारे पास में दे रखी है स्मॉल n बराबर 8। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे बताता है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं तो बड़ी बूंद की धारिता छोटे बूंद की तुलना में कितनी होगी। तो एक बड़ी बूंद बनती है तो फिर हम ये कहेंगे कि पारे की छोटी बूंदों की त्रिज्या, पारे की बूंदों की संख्या 8, तो पारे की छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या बोलो कितने लिखेंगे, R इक्वल R। लेकिन इनको मिलाकर के बड़ी बनाने से तो पारे की बड़ी बूंद की त्रिज्या वो कितनी मान लेते हैं हम, R। लेकिन यह है कि अब जो 8 बूंदें मिलकर के बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद की धारिता, तो हम ये मान लेते हैं छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता C, और बड़ी बूंद की धारिता ये C स्मॉल, और बड़ी बूंद की धारिता ये हमारे पास हो गई CB। तो हमें क्या बताना है कि CB जो है वो कितने गुना है CS की, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर किस तरीके से किया जाए, हमें पता है कि छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता हमें गोलीय चालक याद है, गोलीय चालक की धारिता 4πε0r थी, तो CS इक्वल 4πε0r। ठीक, ये हमारे पास में बात नंबर 1 होगी। लेकिन बड़ी बूंद की धारिता उसी फार्मूले के अनुसार CB इक्वल 4πε0R, ये बात नंबर 2 हो गई। लेकिन हमें चाहिए कि CB कितनी गुना है, तो मैं 2 को भाग 1 कर दूं तो CB अपॉन में CS आ जाता है, और 4πε0R अपॉन में 4πε0 स्मॉल r आ जाता है, और ये चीज यहां से कैंसिल हो जाती है, और CB इक्वल R अपॉन स्मॉल r इंटू में CS हो जाता है। ये बात नंबर 3। यदि मेरे को इस बड़ी बूंद और छोटी बूंद की त्रिज्या का अनुपात पता लग जाए तो CB कितने गुना होगी, ये कितने गुना आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यही तो क्वेश्चन था यार। लेकिन एक बात है क्या कि छोटी बूंद 8 छोटी बूंदों का आयतन किसके बराबर होगा, एक बड़ी बूंद के बराबर, क्योंकि 8 मिलकर के तो एक बड़ी बूंद बना रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 छोटी बूंदों का आयतन। तो फिर एक बड़ी बूंद का आयतन कितना है, 4/3πr3 गोलाकार है, और 8 बड़ी बूंदों 8 छोटी बूंदों कितना हो जाएगा, 8 गुणा में 4/3πr3।
4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, घनमूल ले लूं तो r की वैल्यू 2r आ जाती है, और r/r की वैल्यू 2 आ जाती है। यह नंबर 4। तो फिर 3 व 4 से 3 व 4 से 3 व 4 से रिजल्ट क्या निकला भाई, सी बी जो है वो दुगना हो गया किसके, सी एस के। इसका मतलब बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यही आपको काम करना था। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने जो आपको करवाए हैं जो डिफिकल्ट थे, बाकी आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।